जय गुरु। आ जाइए। आज हम इस बुक का 40th चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम इस बुक की हर संडे रीडिंग करते हैं और एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो 40th चैप्टर है उसका नाम है महात्मा गांधी के साथ वर्धा में। टोटल 44 चैप्टर हैं, इसके बाद बस 4 चैप्टर और रह जाएंगे। मेरा नाम है नीलम कुमार, मैं एक योगा ट्रेनर हूँ, ब्रेथवर्क कोच हूँ और क्रिया योगा की प्रैक्टिशनर भी हूँ। चलिए आ जाइए महात्मा गांधी के साथ वर्धा में। वर्धा में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी के सचिव श्री महादेव देसाई ने इन शब्दों के साथ खद्दर की मालाएं भेंट करते हुए मिस ब्लैच, श्री राइट और मेरा स्वागत किया। अगस्त महीने की एक सुबह हम लोग वर्धा स्टेशन पर पहुंचे ही थे। ट्रेन की धूल और गर्मी से मुक्ति पाने की हमें खुशी हो रही थी। अपना सारा सामान एक बैलगाड़ी के हवाले करके हम लोग श्री देसाई और उनके साथी बाबा साहेब देशमुख एवं डॉक्टर पिंगले के साथ एक खुली कार में बैठ गए। कीचड़ भरी कच्ची सड़क पर चलकर कार थोड़ी ही देर में भारत के राजनीतिक संत के आश्रम मगनवाड़ी में पहुंच गई। श्री देसाई हमें सीधे लेखन कक्ष में ले गए, जहां पालथी लगाकर बैठे थे महात्मा गांधी। एक हाथ में कलम, दूसरे में कागज, चेहरे पर विस्तृत दूसरों को जीत लेने वाली अंतःकरणपूर्ण मुस्कान। हम दोनों की यह पहली मुलाकात थी, फिर भी दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अत्यंत प्रेम और खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। श्री राइट की यात्रा दैनंदिनी पर दृष्टि पड़ी, मतलब कि वो यात्रा दैनंदिनी मतलब कि अपना ट्रैवलिंग का वो सारा कुछ लिख रहे थे उसमें। श्री राइट की यात्रा दैनंदिनी पर दृष्टि पड़ी तो श्री देसाई ने उसे खोला और एक पन्ने पर महात्मा जी के अनुयायियों सत्याग्रहियों द्वारा लिए जाने वाले सत्याग्रह व्रत में शामिल प्रतिज्ञाओं की सूची उन्होंने लिख दी। मतलब जब उन्होंने देखा कि इनके साथ जो मिस्टर राइट घूम रहे हैं योगनंदा जी के साथ, इनके पास एक डायरी है जिसमें वो पूरा ट्रैवलिंग का लिख रहे हैं, तो उन्होंने वो डायरी ली और जो महात्मा गांधी जी के जो शिष्य थे उनको बोला और उन्होंने उसमें कई प्रतिज्ञाएं लिख डाली। तो वो क्या थी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण, निर्भयता, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, अस्पृश्यता से मुक्त। इन 11 प्रतिज्ञाओं का विनम्रता के साथ पालन किया जाना चाहिए। अब अगर ये एक एक करके श्री राइट को समझा रहे होते ना कि ये लिखो, अपरिग्रह लिखो, शारीरिक श्रम लिखो, तो शायद इतनी शुद्ध हिंदी में वो लिख भी ना पाते। तो महात्मा गांधी जी की जो 11 प्रतिज्ञाएं थी उन्होंने वो लिख डाली कि इन सभी से हमें मुक्ति पानी है। ठीक है। दूसरे दिन गांधी जी ने स्वयं इस पन्ने पर अपने हस्ताक्षर किए और तारीख भी डाल दी, 27 अगस्त 1935। हमारे आगमन के 2 घंटे बाद हम लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया। महात्मा जी पहले से ही बरामदे में अपनी थाली के सामने बैठे हुए थे। यह बरामदा उनके लेखन कक्ष के सामने ही आंगन के इस पार था। लगभग 25 सत्याग्रही पीतल की थालियां और कटोरियां अपने अपने सामने लिए बैठे हुए थे। अच्छा, ये वाली फोटो भी है इनकी जो कई किताबें हैं उसमें महात्मा गांधी जी के साथ ये बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं, उसकी फोटो भी आपको मिल जाएगी। सामूहिक प्रार्थना के बाद पीतल के विशाल पात्रों में से भोजन परोसा जाने लगा। भोजन में घी लगाई हुई रोटियां, सब्जी और नींबू का मीठा अचार था। गांधी जी ने रोटियां, उबाले हुए चुकंदर, कुछ कच्ची सब्जियां एवं संतरे खाए। उनकी थाली में एक और काफी बड़ी मात्रा में नीम के कड़वे पत्तों की चटनी थी। नीम के पत्तों की चटनी। नीम उत्कृष्ट रक्त शोधक है। मतलब इन्होंने इस किताब को लिखने में कितना दिमाग लगाया ना। मतलब नीम जो पेड़ है वो भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो कितना बेनिफिशियल है। उन्होंने उस नीम के पेड़ का भी ज़िक्र कर दिया। मतलब कि अगर कोई इंडिया से बाहर का एक किताब पढ़े और फिर वो यहाँ के पूछेगा नीम का पेड़ कौन सा होता है, हमें भी देखना है, हमें भी इसकी चटनी खानी है। तो इन्होंने कितना दिमाग लगाया यहाँ के सन्यासियों के बारे में, यहाँ की फेमस जगहों के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, हर चीज को कवर करा है। साइंटिस्ट को कवर करा है। ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ को भी ये कवर कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि नीम उत्कृष्ट रक्त शोधक है। एक चम्मच से उन्होंने थोड़ी सी चटनी मेरी थाली में भी डाल दी। बचपन के वे दिन मुझे याद आ गए जब वह मुझे जबरदस्ती यह अप्रिय औषधि देती थी। मैंने पानी के साथ वो चटनी गले से नीचे उतार ली, परंतु गांधी जी उसे आराम से बिना किसी अरुचि के खा रहे थे। इस छोटी सी घटना से गांधी जी की इच्छा अनुसार इंद्रियों से अलग करने की क्षमता मेरे ध्यान में आ गई। ये ना, हम इंद्रियों के वश में तो हैं। हमारी जीभ जो है वो मतलब कि हमें बस में रखती है, इसीलिए जो इसे पसंद है वही हमें खाना पड़ता है। कुछ वर्ष पहले किए गए उनके अपेंडिक्स के ऑपरेशन की मुझे याद आ गई, जैसे उस समय बहुत प्रसिद्धि भी दी गई थी। बेहोशी की दवा लेने से इनकार कर ऑपरेशन के दौरान सारा समय वे प्रफुल्लित मन से अपने अनुयायियों से बातें कर रहे थे
उनके चेहरे पर शांत मुस्कान यह साफ बता रही थी कि उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा। शाम 6 बजे बाबा साहेब देशमुख के यहाँ उनके निमंत्रण पर हम तीनों ने भोजन का आनंद लिया। 7 बजे की प्रार्थना के समय हम लोग आश्रम लौट आए और छत पर पहुंचे, जहां 30 सत्याग्रही गांधी जी के सामने अर्धवृत्ताकार बैठे थे। गांधी जी एक चटाई पर बैठे थे। एक पुरानी जेब घड़ी उनके सामने खड़ी करके रखी हुई थी। अस्त होते सूर्य की अंतिम किरणें ताड़ और बरगद के वृक्षों पर पड़ रही थी। रात के अंधेरे की और झिंगुरों की गुनगुनाहट शुरू हो गई थी। वातावरण शांत व गंभीर था। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। श्री देसाई एक भजन गाने लगे और बाकी लोग उनका साथ देने लगे। इसके बाद गीता का पाठ हुआ। गांधी जी ने समापन प्रार्थना करने के लिए मुझे संकेत किया। वहां भाव और अभिलाषा का कैसा दिव्य संयोग था, यह एक अविस्मरणीय स्मृति बनकर रह गई। वर्धा में छत पर तारों के नीचे ध्यान, मतलब कि ये हमेशा के लिए याद रहेगा कि हम छत पर बैठे हैं और बहुत सारे तारे हैं और उसके नीचे बैठ के हमने ध्यान करा है। समय की पाबंदी का पालन करते हुए ठीक 8 बजे गांधी जी ने अपना मौन भंग किया। उनके लिए अपने जीवन के विशाल कार्यों के कारण अपने समय को सूक्ष्मता से विभाजित कर विविध कार्यों में बांटना आवश्यक है। स्वागत है स्वामी जी। मतलब वो सुबह से मौन है, ये पहुंचे है ना, तब से जो महात्मा गांधी जी वो मौन है। जैसे ही इन्होंने 8 बजे मौन छोड़ा, अब ये बोल रहे हैं गांधी जी, इनसे बोल रहे हैं स्वागत है स्वामी जी। इस बार महात्मा जी का अभिवादन कागज के माध्यम से नहीं था। हम छत से उतरकर उनके लेखन कक्ष में पहुंचे। लेखन कक्ष में कोई फर्नीचर नहीं था। वहां केवल बैठने की आसन नुमा छोटी छोटी चौकोर चटाइयां थी। जमीन पर बैठकर लिखने के काम आ सके इतनी ऊंचाई की एक डेस्क, कागज और कुछ साधारण कलमें, फाउंटेन पेन नहीं, ब्रैकेट में लिख रखा है इन्होंने, फाउंटेन पेन नहीं, सिंपल साधारण कलमें थी। एक कोने में मामूली सी एक छड़ी टिक टिक किए जा रही थी। उस कमरे में शांति और भक्ति का वातावरण था। गांधी जी अपने मोहक लगभग दंत विहीन मुस्कान बिखेर रहे थे। उन्होंने कहा, अपने पत्र व्यवहार हेतु समय निकालने के लिए मैंने कई वर्षों से सप्ताह में एक दिन मौन रखना शुरू कर दिया है, परंतु मौन के वे 24 घंटे अब एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकता बन गए हैं। नियतकालीन मौन रखने में कष्ट तो कुछ नहीं है, बल्कि यह एक वरदान है। मैं पूर्ण मन से उनके साथ सहमत हो गया। महात्मा जी ने मुझसे अमेरिका और यूरोप के विषय में प्रश्न किए। हमने भारत और विश्व की परिस्थितियों पर भी चर्चा करी। मतलब ये जो मौन का बोले ना, मौन की एक्चुअल मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ और हफ्ते में एक दिन मैं मौन रखती हूँ। पर वो बोलते हैं ना कि मुंह से मौन, मन तो पूरे समय बोलता रहता है और ये ट्रिक लगाता रहता है कि किस इशारे से मेरी बात को मैं समझा सकूं। तो वो जो स्टेज है, पूरे तरीके से मौन रहने वाली स्टेज, बहुत हायर स्टेज है, जिसमें ना आप इशारे करते हो, ना आप किसी से नजरें मिलाते हो, ना ही आप किसी को किसी और तरीके से बात समझाने की कोशिश करते हो। और ऐसा यहाँ जयपुर में विपासना सेंटर में कराया भी जाता है कि आप मौन रहेंगे, बिना नजरें मिलाए, बिना इशारे करे। तो शायद वो बहुत हायर स्टेज होती होगी ध्यान की। गांधी जी द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के लिए चलाए जा रहे आश्रम को भेंट देकर मैंने अपना यज्ञ पूरा किया। मोटर से 10 मिनट का रास्ता था। श्री राइट भी मेरे साथ आए थे। रंग बिरंगी साड़ियां पहने हुए बालिकाएं ऐसी लग रही थी मानो लंबे लंबे डंठलों पर छोटे छोटे फूल लगे हो। बाहर खुले मैदान में ही मैंने हिंदी में छोटा सा भाषण दिया। हंसते हुए श्री राइट और मैं कार में घुस गए और घनी बारिश में मगनवाड़ी की ओर तेजी से बढ़ चले। अतिथि भवन में पुनः प्रवेश करते हुए मैं यहाँ हर तरफ दिखाई देने वाली नितांत सादगी और त्याग की निशानियों को देखकर फिर एक बार प्रभावित हो उठा। गांधी जी ने अपने वैवाहिक जीवन के काफी प्रारंभ में ही अपरिग्रह व्रत ले लिया था। वार्षिक 60,000 रुपए से अधिक आय देने वाली वकालत छोड़कर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ग्रामीणों में बांट दी। श्री युक्तेश्वर जी संसार त्याग की सामान्यतः दिखने में आने वाली अल्प धारणाओं पर कभी कभी व्यंग भी किया करते थे। वे कहते थे, भिखारी संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य विलाप करता है कि मेरा धंधा डूब गया, पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं संसार त्याग कर आश्रम में चला जाता हूँ, तो किस संसार त्याग की वह बात कर रहा है। उसने किसी संपत्ति और प्रेम का त्याग नहीं किया, संपत्ति और प्रेम ने उसका त्याग कर दिया है। दूसरी ओर गांधी जी जैसे संतों ने केवल भौतिक संपत्तियों का ही प्रत्यक्ष त्याग नहीं किया, बल्कि उससे भी कठिन निजी लक्ष्य प्राप्ति और स्वार्थी उद्देश्यों का भी त्याग किया है और अपने अस्तित्व के गहनतम हिस्सों को भी सारी मानव जाति को एक ही धारा में मानकर उसने विलीन कर दिया।
उस दिन दोपहर को 3 बजे मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उस संत के लेखन कक्ष में उनसे मिलने जा पहुंचा, जिसने अपनी पत्नी को भी अपनी एकनिष्ठ शिष्या बना दिया था। चटाई पर उनके पास बैठते हुए मैंने पूछा, महात्मा जी, क्या आप अहिंसा की अपनी व्याख्या बताने की कृपा करेंगे? विचार या कृति से किसी जीव को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाना। सुंदर आदर्श। परंतु संसार तो सदा ही पूछेगा, किसी बच्चे को या स्वयं अपने को बचाने के लिए क्या सांप को मारना नहीं चाहिए? सांप को मारने के लिए मुझे अपनी 2 प्रतिज्ञाएं भंग करनी पड़ेंगी, निर्भयता और अहिंसा। इसकी अपेक्षा तो मैं भीतर ही भीतर प्रेम के स्पंदनों से सांप को शांत करना चाहूंगा। परिस्थितियों के साथ मेल बिठाने के लिए मैं अपने आदर्शों को नहीं छोड़ सकता। अपनी मोहक स्पष्टवादिता के साथ उन्होंने फिर कहा, यह तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि इस समय यदि कोई सांप मेरे सामने होता तो मैं यह बातचीत भी इतने शांत मन से नहीं कर पाता। महात्मा जी ने महात्मा जी ने और मैंने मांसाहार का विकल्प बन सकने वाले शाकाहारी पदार्थों के बारे में अपनी अपनी जानकारी आदान प्रदान की। मैंने कहा, एवोकेडो बहुत अच्छा होता है। कैलिफोर्निया में मेरे सेंटर के पास एवोकेडो के अनेक वृक्ष पुंज है। गांधी जी का चेहरा उत्सुकता से खिल उठा। वर्धा वर्धा में एवोकेडो हो सकेंगे? खाने की नई चीज से सत्याग्रहों को भी खुशी होगी। मैं लॉस एंजलिस से एवोकेडो के कुछ पौधे वर्धा भेजने की याद रखूंगा। अंडे में भी प्रोटीन उच्च मात्रा में होता है। क्या सत्याग्रहों के लिए अंडे वर्जित हैं? बांज अंडे वर्जित है। कुछ याद करके महात्मा जी हंस पड़े। फिर भी कई वर्षों तक मैं किसी को उसका उपयोग नहीं करने देता था। मैं स्वयं तो अभी भी नहीं खाता हूँ। एक बार मेरी एक पुत्रवधू पोषक तत्वों की कमी के कारण मरणासन हो गई। उसके डॉक्टर उसे अंडा खिलाने पर जोर दे रहे थे। मैं मान नहीं रहा था। मैंने अंडे के बदले दूसरा कुछ सुझाने का डॉक्टर से अनुरोध किया। डॉक्टर ने कहा, गांधी जी, बांज अंडे जीव नहीं होता, इसीलिए जीव हत्या का कोई प्रश्न नहीं उठता। तब मैंने अपने पुत्रवधू को अंडे खिलाने की अनुमति खुशी से दे दी। वह जल्दी ही ठीक हो गई। पिछली रात को गांधी जी ने लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट करी। महात्मा जी की खुली मनोवृत्ति और जिज्ञासा देखकर मैं अभिभूत हो गया। अपनी ईश्वर आराधना में वे बच्चों के समान हैं और इस विशुद्ध ग्रहणशीलता को प्रकट करते हैं जिसकी बच्चों में प्रशंसा करते हुए ईसा मसीह ने कहा था, स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। क्रिया का उपदेश देने के लिए मैंने जो समय निर्धारित किया था वह आ गया। अब श्री देसाई पिंगले डी पिंगले सहित क्रिया प्रविधि जानने की इच्छा रखने वाले कुछ अन्य सत्याग्रही भी कमरे में दाखिल हो गए। मैंने पहले उन सबको योगदा के शारीरिक व्यायाम सिखाए। इसमें शरीर को मन की आंख से 20 भागों में विभाजित देखा जाता है और फिर अपनी इच्छा शक्ति से एक एक करके इस प्रत्येक भाग में शक्ति संचार कराया जाता है। ये प्रैक्टिस अभी भी करते हैं हम लोग, है ना, अभी भी ये प्रैक्टिसेस करते हैं। शीघ्र ही वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मेरे सामने मानव मोटर की तरह थरथराने लगा, मतलब एक्सरसाइज करने लगा। गांधी जी के शरीर के 20 भागों में शक्ति की थरथराहट की लहरों को देखना आसान था। वे बहुत दुबले पतले तो हैं ही, परंतु इतने भी नहीं कि देखने में अच्छे ना लगें। उनकी त्वचा चिकनी है और उस पर कोई झुर्रियां नहीं पड़ी। बाद में मैंने उन सबको क्रिया योग की मुक्तिदायिनी विधि की दीक्षा दी। वर्धा में हमारे अंतिम दिन की शाम को श्री देसाई द्वारा टाउन हॉल में आयोजित सभा में मैंने व्याख्यान दिया। योग पर योग पर व्याख्यान सुनने के लिए आए लगभग 400 लोगों से हॉल खचाखच भर गया। यहाँ तक कि लोगों को खिड़कियों में भी बैठना पड़ा। मैं पहले हिंदी में बोला और फिर मैं इंग्लिश में। हम लोग व्याख्यान समाप्त कर आश्रम में लौट आए। हम लोग जब अपने कमरों की तरफ जा रहे थे तो देखा गांधी जी शांति में और अपने पत्र व्यवहार में मग्न बैठे हैं। सुबह 5 बजे जब मैं उठा तो अभी रात का अंधेरा छाया हुआ था। ग्रामीण जीवन में धीरे धीरे जागृति आ रही थी। सबसे पहले आश्रम के प्रवेश द्वार के सामने से एक बैलगाड़ी गई। फिर एक किसान सिर पर भारी बोझ संभालते हुए गुजरा। सुबह के नाश्ते के बाद गांधी जी से विदा लेने और उन्हें प्रणाम करने के लिए हम तीनों उनके पास गए। महात्मा जी, अब हम चलते हैं। मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया। आपके हाथ में भारत सुरक्षित है। वर्धा में वह सुखद समय बिताए बरसों बीत गए हैं। जल, स्थल, आकाश में युद्धरत विश्व में अंधकार छा गया है। महान नेताओं का विकल्प गांधी जी ने ही सशस्त्र शक्ति के स्थान पर व्यवहारिक अहिंसा का विकल्प प्रस्तुत किया। शिकायतों को
और अन्यायों को दूर करने के लिए महात्मा जी ने अहिंसा के उपायों का अवलंब किया है और बार बार उन उपायों ने अपनी प्रभावकारिता सिद्ध की है। तो ये चैप्टर खत्म होता है। जल्दी ही हम ये बुक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में किसी नई बुक को लेकर आएंगे। अगर आप अभी तक मतलब कि अभी तक लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये वीडियो सुन रहे हैं, तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बुक रीडिंग के साथ साथ आपको योगा की, मेडिटेशन की, एफर्मेशन की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी। जय गुरु।